गुड मॉर्निंग सभी को। हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है परमार पीवाई की सीरीज रिवीजन में। तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर 4। 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक देखा नहीं है तो पहले वो कंप्लीट कर लें। उनका रिवीजन करवा दिया है मैंने एंड रिटन हिंदी में नोट्स के साथ। तो आप पहले वो रिवीजन कर लें, उसके बाद में ये भी देख लें। तो आज लेक्चर 4 की बात करने वाले हैं। तो लेक्चर 4 की स्टार्ट करते हैं। पहले 3 लेक्चरों का रिवीजन हो जाना चाहिए, उसके बाद में ये करना, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपस में रिलेटेड है। अगर पहले वो कर लेगा तो आपको आगे थोड़ी आसानी होगी। तो इसलिए पहले 3 लेक्चर कंप्लीट कर लें, उसके बाद में ये देख लें। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर। तो फंडामेंटल राइट संविधान के कौन से भाग में? पार्ट 3 तीसरे भाग में आर्टिकल 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? यूएसए से, और यूके के मैग्ना कार्टा नाम से जाना जाता है। यानी यूके में मैग्ना कार्टा से ये लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। तो टोटल कितने हैं? छह मौलिक अधिकार है। तो 6 मौलिक अधिकार की बात करें अलग अलग, तो स्टार्ट में आर्टिकल 14 से 18 यानी 14 से 18 तक क्या है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। इनको अलग अलग बाद में पढ़ेंगे, अभी ऐसे देख लेते हैं। 14 से 18 हो गया इक्वलिटी, समानता का अधिकार। 19 से 22 स्वतंत्रता का। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 25 से 28 क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 हो जाएगा संस्कृति और शिक्षा, शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, आर्टिकल 32 को। तो इसमें रिट वगैरह होती है। तो मूल संविधान में फंडामेंटल राइट 7 थे, लेकिन 7वें अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, जो कि वर्तमान में पार्ट 12 में भाग 12 में आर्टिकल 301 के रूप में शामिल कर लिया गया, कानूनी अधिकार के रूप में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था भाग 12 में आर्टिकल 301 के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। नागरिकता के बारे में देखते हैं अब। तो नागरिकता भाग सेकंड में भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11। तो भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो ये पूछे तो ये यूके से, ब्रिटेन से ली गई है एकल नागरिकता। तो इसमें आर्टिकल होते हैं 5 से 11, तो सभी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप ये 2 या 3 इंपॉर्टेंट है, वो देख सकते हैं एक बार। तो आर्टिकल 9 की देखें तो इसमें है, यदि कोई अपनी मर्जी से विदेशी नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अगर कोई नागरिक अपनी मर्जी से विदेश में रहने लग गया और वहां की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 में। तो आर्टिकल 10 में क्या है? नागरिक के अधिकारों की निरंतरता। ठीक है। और आर्टिकल 11, नागरिकता पर केवल संसद ही कानून बना सकती है, राज्य सरकार कानून नहीं बनाती है। इस पे केवल केंद्र सरकार, संसद कानून बना सकती है। इसके बाद में बात करें नागरिकता अधिनियम अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसमें 2 बिंदु बताए गए, यानी ग्रहण कैसे होगी और लूज त्याग कैसे हो जाएगा नागरिकता का, कैसे नागरिकता छूट जाएगी। तो ग्रहण तो जन्म से, अगर जन्म से कोई व्यक्ति भारत में है तो उसकी नागरिकता भारतीय होगी ऑटोमेटिक। अगर माता पिता भारतीय है तो होगी। नामांकन पंजीकरण से भी, रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 7 साल भारत में रहना पड़ेगा। और अगर कोई देश भारत में शामिल कर लिया जाता है तो उसके सभी नागरिक भारतीय हो जाएंगे, यानी उनको नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा त्याग कैसे हो सकता है, यानी निष्कासित कैसे हो सकता है नागरिकता से? तो अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ सकता है, दूसरे देश की नागरिकता ले सकता है, या फिर टर्मिनेट न्यायालय के द्वारा या सरकार के द्वारा टर्मिनेट कर दिया जाता है, या देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। ये हो गया। इसके बाद में जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
2019 आया था, उसमें क्या बताया गया था? उसमें बताया गया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाली 6 कम्युनिटी को भारत में 12 साल की बजाय 6 साल ही रहना पड़ेगा, वो नागरिकता ले सकते हैं। सिर्फ उसमें मुस्लिम शामिल नहीं था, जैन, सिख, ईसाई, हिंदू, बौद्ध ये शामिल थे, तो उसमें मुस्लिम नहीं था। तो ये याद रखना, ये नया अमेंडमेंट आया था 2019 में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोहरी सरकार, ड्यूल गवर्नमेंट, ये क्या होती है? ये होती है सेंटर और स्टेट, यानी जहाँ पे सेंटर की सरकार होती है और राज्य की दो सरकारें अलग अलग होती है, तो उसे ही दोहरी सरकार कहा जाता है। ये फेडरल है। और इसके बाद में अखिल भारतीय सेवाएं, ये क्या होता है? यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, ये क्या होता है? तो इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस द्वारा जो आते हैं ना, वो सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज में ही आते हैं। ये केंद्र के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए सेंटर के द्वारा इन पर अधिकार होता है। तो ये तो आर्टिकल 312 में बताया गया ऑल इंडिया सर्विस के बारे में। और ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर गवर्नर का अपॉइंटमेंट या गवर्नर की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, ये है यूनिटरी फीचर, यानी संघीय संघीय व्यवस्था, संघीय परिणाम है। ठीक है। और ये कनाडा से लिया गया है। अगर गवर्नर या राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करें तो ये तो लिया गया है कनाडा से। और गवर्नर का कार्यालय यानी राज्यपाल का कार्यालय की बात करें तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ये याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपक्षय, वेदरिंग। अपक्षय और कटाव क्या होता है? अपक्षय क्या होता है? चट्टानों का टूटना, या पहाड़ों की जगह चट्टानी कर लेना, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, चट्टानों का टूटना, ये होता है अपक्षय। इन सितु प्रोसेस कहा जाता है, यानी जहाँ पे है वहीं पर स्थान चेंज नहीं होता है, बल्कि वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो उसको कहा जाता है वेदरिंग या अपक्षय। इसके बाद में कटाव, कटाव इरोजन। इरोजन क्या होता है? इरोजन होता है मूवमेंट ऑफ ब्रोकन डाउन मटेरियल्स, यानी टूटी हुई चट्टानों का स्थान चेंज हो जाता है। तो ये तो कटाव के इरोजन एजेंट क्या होते हैं, यानी सहायक तत्व क्या होते हैं? तो ये पानी के द्वारा, हवा के द्वारा और बर्फ या ग्लेशियर के द्वारा एक दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टान, रॉक के बारे में बात करें तो रॉक आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, तीन प्रकार की होती है। तो आग्नेय क्या होती है? आग्नेय होती है मेघना या लावा के जमने से। ठीक है। ये आग्नेय चट्टान होती है। अगर आग्नेय चट्टान लिथिफिकेशन विधि से गुजरती है तो वो अवसादी चट्टान बन जाती है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, पेड़ पौधे और जीवाश्म अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। और रूपांतरित की बात करें, यदि आग्नेय और अवसादी चट्टानों में दाब, पीवीटी पीवीटी दाब, आयतन, प्रेशर, वॉल्यूम और तापमान, टेम्परेचर में परिवर्तन होता है तो वे रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक्स का रूप ले लेती है। यानी आग्नेय और अवसादी चट्टानों में अगर इनका प्रभाव पड़ता है ना, पीवीटी या प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तो वो रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या जाता है? मेटाफॉर्मिक मॉर्फिक्स कहा जाता है। मेटामॉर्फिक्स कहा जाता है इस प्रोसेस को। तो एग्जाम्पल की बात करें तो आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल है गबरू, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और प्यूमाइन। ठीक है, ये हो जाएगा। रूपांतरित की एग्जाम्पल बात करें तो क्वार्ट्जाइट और मार्बल। और अवसादी की बात करें तो अवसादी तीन प्रकार की होती है, ऑर्गेनिक, केमिकली, क्लास्टिक या मैकेनिकली। तो ऑर्गेनिक में कोयले और चौक आते हैं, केमिकली में लाइमस्टोन, एलाइड, और क्लास्टिक या मैकेनिकली में काग्लोमेरेट और लाइमस्टोन आते हैं। तो ये हो गया चट्टानों के बारे में। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चाली, झुमुरा, नाडू भंगी, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे सत्रिय से। सत्रिय कहाँ का? असम का। और सत्रिय के बारे में और बात करें तो ये 2000 में क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है सत्रिय, असम का। तो इसकी
खोजने का श्रेय या तो किसे दिया जाता है? गुरु शंकर देव को। ये विष्णु के अवतार के रूप में या वैष्णव भी बोला, वैष्णव नृत्य भी बोला जाता है। क्षत्रिय के बारे में और बात करें तो क्षत्रिय से कौन कौन से संबंधित है अपोनेंट से? भूपेन हजारिका, जिनको भारत रत्न 2019 मिला था, इसलिए इम्पोर्टेंट है हो जाता है। इसके अलावा गुरु घनाघंटा बोरा, मोनीराम दत्ता, सारोदी सेकिया, भावना और अंकिया नाटे क्षत्रिय के आर्ट हो जाते हैं। और इसकी थीम भगवान कृष्ण से संबंधित होती है क्षत्रिय नृत्य की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ड शुक्रा, ये कैसा उत्सव है और कहाँ का उत्सव है? चार्ड शुक्रा ये बुआई बुआई यानी फसल की जब बुआई की जाती है तो उस समय ये बनाया जाता है। ये कहाँ से है? मेघालय से। खासी जनजाति बनाती है। तो मेघालय से और बात करें, तीन जनजाति है मेघालय में, गारो, खासी और जयंतिया। तो गारो के द्वारा बंगाला या इसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। 100 ड्रम का उत्सव बंगाला गारो जनजाति बनाती है, खासी नोंगरे मेघालय से, जयंतिया बेदिन कलम, ये मेघालय के और डांसेज हो गए, उत्सव हो गए। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गौरमारिया ये कहाँ से है? तो ये होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अन्य बात करें, काकसार, सुआ, कर्मा, पंथी, पंडवानी। पंडवानी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंडवानी से संबंधित है तीजन बाई। तीजन बाई को पद्मश्री मिला 1988 में। तो इसके अलावा छत्तीसगढ़ की होगी। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में चरी, चक्री, गणगौर, घूमर, घूमर भील जनजाति बनाती है। सुईसिनी हो जाता है। कालबेलिया, कालबेलिया स्पेरा जनजाति बनाती है। और इससे संबंधित कौन है? गुलाबो स्पेरा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य के प्रयोग रचना ये किसकी है? महात्मा गांधी। और कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के काल में था, तो कादम्बरी बाणभट्ट की हुई। इसके बाद में और अन्य बुक्स की बात करें तो इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, मेलुआ के अमर, अमीश त्रिपाठी की होगी। और शियोन ऑफ इक्ष्वाकु, सीता वॉरियर, मिथिला, रावण, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, ओथ ऑफ वायुपुत्रा और सीक्रेट ऑफ नागाज, ये इतनी बुक्स हो जाएगी अमीश त्रिपाठी से। इसके बाद में अन्य बुक, सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ रामायण और मिथ मिथा, सेवन सीक्रेट ऑफ विष्णु, ये बुक्स हो जाएगी देवदत्त पटनायक से। और इसके अलावा असुरा, टेल ऑफ द वेनक्विस्ट, ये होगी आनंद नीलकंठन की, ये बुक्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वैदिक काल के बारे में, वैदिक एज के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, वैदिक एज के बारे में क्वेश्चन है। तो इसकी बात करें, वैदिक काल दो भागों में बांटा गया, अर्ली वैदिक काल और लेटर वैदिक काल। तो अर्ली 1500 से 1000 बीसी तक माना जाता है और लेटर का 1000 से 600 बीसी तक। तो अर्ली में ही ऋग्वेद आया था। ठीक है, ऋग्वेद अर्ली में ही आया था, अर्ली वैदिक एज यानी 1500 से 1000 के बीच में। और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये लेटर में। इसके अलावा अर्ली वैदिक एज में चरवाहा लोग रहते थे, धार्मिक सभा होती थी। लेकिन लेटर वैदिक एज में कृषि करने वाले लोग कृषि करने लगे थे, यानी चरवाहा कम हो गए थे और कृषि पर संबंधित हो गए थे, कृषि पर निर्धारित हो गए थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला ये एक स्थान है कर्नाटक का, ये कर्नाटक का स्थान है। तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने सालेखाना परफॉर्म किया था और महामत्स्य अभिषेक भी यहाँ मनाया जाता है। ये उत्सव है 12 साल में एक बार। ठीक है, महामत्स्य अभिषेक। और गोमतेश्वर बाहुबली का स्टेच्यू भी यहाँ पे है कर्नाटक में। इसके अलावा जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का पहला तीर्थकार ऋषभ देव, जिसका चिन्ह है बल। ठीक है, और 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ, जिनका निशान है स्नेक। और 24वें महावीर, महावीर इंपॉर्टेंट है, महावीर ने ग्रह त्याग कर दिया था मकाली गोसाल के साथ में। इसके बाद में महावीर के बारे में पूरी डिटेल से बात करें तो महावीर के फादर का नाम क्या था?
सिद्धार्थ, मदर त्रिशला और वाइफ यशोदा। तो इनकी बेटी का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, जिनके हस्बैंड है जमाली, जो कि महावीर के पहले शिष्य थे। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर जैन धर्म में होती है और सबसे कम मुस्लिम धर्म की है। 2011 की जनगणना के अनुसार है ये। इसके अलावा महावीर को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई थी? साल वृक्ष के नीचे, जाम्बी ग्राम, रिजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे, जाम्बी ग्राम में। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में। बर्थ 540 BC और डेथ 468 BC। तो ये पहले उल्टे चलते थे, तो इसलिए टोटल निकालेंगे तो 72 साल हो गया। ठीक है, 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जैन धर्म में त्रिरत्न है। त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, सही ज्ञान है, सही विश्वास और सही आचरण, ये हो जाएगा जैन धर्म के बारे में। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उल्लुक खां का टाइटल किसे दिया गया था और किसने दिया? तो उल्लुक खां का टाइटल बलबन को नसीरुद्दीन महमूद द्वारा दिया गया था। तो नसीरुद्दीन महमूद के समय ही तैमूर का आक्रमण हुआ था। तो तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश की बात करें, तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश रहा था 1320 से 1414 तक। तो स्टार्टिंग में शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से 1325। फिर मोहम्मद बिन तुगलक MBT 1325 से 1351। फिर आए थे फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखते हैं। अफेस्टी, तो इन्होंने दीवान खिरात की स्थापना की, जो कि डोनेशन के लिए डिपार्टमेंट था। दीवान बंदगान स्लेव्स के लिए था, और केनाल बनवाई इन्होंने। और कुतुब मीनार का सबसे ऊपर वाला माला यानी पांचवा माला टूट गया था बिजली गिरने के कारण, तो उसका पुनर्निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुब मीनार के बारे में देखें तो इसकी हाइट है 72.5 मीटर, और इसमें 5 माले थे या 5 मंजिलें बोल सकते हैं हम। इसका निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाख बख्श की उपाधि भी दी जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा कराया इल्तुतमिश ने। ठीक है, और पांचवा माला जो कि बिजली गिरने के कारण टूट गया था, तो उसको दोबारा से निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 AD में। किसने की? हरिहर बुक्का। और नयनकारा सिस्टम भी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो इस नयनकारा सिस्टम में अमीर नायक या मिलिट्री कमांडर होते थे। ठीक है, और बहमनी वंश की बात करें तो 1347 AD में किसने? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इसकी स्थापना की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड प्लास्टिड क्या होता है? ये पादप कोशिका में पाया जाता है, और इसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है, किचन हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि खाना यहीं बनता है पादपों में। तो प्लास्टिड 3 प्रकार का हो गया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट खाना बनाने का काम, और क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड यानी रंग प्रदान करता है, और ल्यूकोप्लास्ट फूड खाने का संचरण करता है या स्टोरेज करता है खाने को। तो ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार का होता है, 3 होते हैं। ठीक है, एल्यूरोप्लास्ट, एमिलोप्लास्ट, माइलोप्लास्ट और इलाइयोप्लास्ट। एल्यूरो में प्रोटीन का स्टोरेज, और एमिलो में कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट का, और इलायोप्लास्ट में वसा का स्टोरेज होता है। इसके बारे में नाभिक के बारे में देखें थोड़े। नाभिक के बारे में देखें तो नाभिक या न्यूक्लियस, इसे ब्रेन ऑफ सेल यानी कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो न्यूक्लियस या नाभिक अन्य कोशिकाओं की प्रतिक्रिया पर नियंत्रण करता है। ठीक है, ये कंट्रोल ऑफ अदर सेल से का काम होता है। इसके बाद में नेक्स्ट, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में। और सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग के अंडे। ठीक है, और ह्यूमन में सबसे छोटी स्पर्म होती है मेल में। मेल में बड़ी बात करें तो न्यूरॉन, और सबसे बड़ी क्या होती है? ओवम फीमेल में होती है। और नाभिक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये तो सभी को पता होगा। इसके बारे में नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना के बारे में। तो जनगणना 2011 के अनुसार बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में बात करनी। तो सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती? हिंदी। हिंदी कितने परसेंट जनसंख्या के द्वारा? 57.1। ठीक है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ देख।
57.1% जनता के द्वारा हिंदी बोली जाती है भारत में सबसे ज्यादा। और इंग्लिश दूसरे स्थान पर है जो कि 10.6%। बंगाली तीसरे स्थान पर है 8.9%। ये तीन याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी देखना कोई इतनी जरूरी नहीं है, इतनी पूछी जाएगी। इसके अलावा सबसे कम की बात करें तो संस्कृत है जो कि 0.3% जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है। तो भाषा भाषा के बारे में बात करें तो शेड्यूल 8 में, अनुसूची 8 में भारतीय संविधान के, तो मूल संविधान में कितनी थी? 14, और वर्तमान में 22। तो 22 हो गई वर्तमान में। तो कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भाषाएं जोड़ी गई तो वो देखो। 21वें के द्वारा जो कि 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नमक से याद रख सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी तीनों ये भाषा होगी। और इसके बाद में 92वें संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संताली और डोंगरी, बोडो 4 भाषाएं ये जोड़ी गई। तो MST बी से यादें रख सकते हैं। तो ये हो गई 22 भाषाएं टोटल। और 96वें संविधान संशोधन ये 2014 में हुआ था। इसमें कोई भाषा नहीं जोड़ी गई, बल्कि पहले ओरिया था नाम, और अब ओडिया कर गया था, इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये टोटल 22 भाषाएं हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो योजनाओं के बारे में क्वेश्चन है। तो उज्ज्वला योजना ये किससे संबंधित है? LPG सिलेंडर से, गैस से संबंधित है, घरेलू गैसों से। ठीक है, तो ये लॉन्च कब की गई? 1 मई 2016 बलिया यूपी से। और जन धन योजना अगस्त 2014 में लॉन्च की गई, जब मोदी सरकार आई थी तो स्टार्टिंग में ये लॉन्च कर दी गई थी जन धन योजना। ये खाते खोलने से संबंधित है। तो ये वित्तीय समावेश की योजना है, फाइनेंशियल स्कीम है। इसके बाद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या वित्त सूक्ष्म वित्त उद्योग या बात करें तो माइक्रो फाइनेंस के फादर किसको कहा जाता है? मोहम्मद यूनुस को। इन्होंने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी पहले सर्वप्रथम। तो इनको नोबेल मिला 2006 में उनको नोबेल मिला। और इंडिया में बात करें तो सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या थी? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, जो कि अहमदाबाद में 1974 में स्थापित की गई थी। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति होती क्या है? तो मूल्य में सामान्य बढ़ोतरी, यानी प्राइस रेजिंग हो, नॉर्मल प्राइस रेजिंग। ठीक है, इसके बाद में जीडीपी डिफ्लेक्टर, मुद्रास्फीति कारक की बात करें तो प्राइस इंडेक्स पर, तो ये होता है जीडीपी नॉमिनल अपॉन में जीडीपी रियल इंटू 100, तो इससे मुद्रास्फीति कारक प्राप्त होता है। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी अंतर क्या है? तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है मुद्रास्फीति के साथ में, यानी इसमें मुद्रास्फीति जोड़ी जाती है। यह वर्तमान मूल्य जो कि अब जो मूल्य में बढ़ोतरी है उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, वर्तमान का मूल्य। और अगर रियल जीडीपी की बात करें तो इसमें मुद्रास्फीति नहीं होती, या स्थिर मूल्य कांस्टेंट प्राइस भी बोला जाता है। बेस ईयर इसका तो वर्तमान में क्या है? 2011-12। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। तो अभिक्रियाओं के बारे में, अगर दो कंपोनेंट मिलकर एक बनाते हैं तो इसको बोलते हैं संयुक्त अभिक्रिया या कंबाइंड रिएक्शन। अगर एक कंपोनेंट दो यौगिकों में टूट जाता है तो उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया या ऊष्माशोषी। ठीक है, संयुक्त अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या होगी? अगर एक यौगिक दो यौगिकों में टूट जाता है। रिएक्शन की बात करें C+O2 ये हो जाएगी CO2, संयुक्त अभिक्रिया कंबाइंड ऊष्माक्षेपी। और 2PbNO3 लेड नाइट्रेट की बात करें तो ये होगा 2PbNO3, ये टूट जाएगा, 2 PbO लेड ऑक्साइड और NO2 और 3O2, तो NO2 भूरी झाग के रूप में प्राप्त होता है। और एक रिएक्शन ये भी देख लेना है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज की जाती है, 2HBr
और 2AgBr2, ये गर्म करने पर ये प्राप्त होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है उत्तक के बारे में। उत्तक क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कोशिका का समूह, समूह को बोलते हैं उत्तक। इसकी स्टडी क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। और स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। साइटो सेल को भी बोला जाता है, तो इसलिए कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। तो प्लांट टिश्यू की बात करें, पादप ऊतक के बारे में बात करें तो ये दो भागों में बांटते हैं, विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक और स्थायी ऊतक परमानेंट। तो विभज्योतक में बात करें तो कोशिका विभाजन होता है, वृद्धि नियंत्रित होती है और रिक्तिका नहीं होती है, इसमें वैक्यूल नहीं होती है, और सघन कोशिका द्रव्य होता है। और स्थायी ऊतक की बात करें तो इसमें डेड सेल होती है, मृत कोशिका होती है और रिक्तिका होती है इसमें। तो ये हो गया लेक्चर 4 कंप्लीट। तो लेक्चर 4 कंप्लीट हो गया। पहले 3 लेक्चर करवा रखा है मैंने, अगर वो अभी तक नहीं देखे तो वो भी पहले देख लें, उसके बाद में ये कंप्लीट कर लें। तो लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है, वॉइस वगैरह सब ठीक है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और रेगुलर क्लासें देख लेना, ये तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि कम टाइम में पूरा रिवीजन हो रहा है हिंदी नोट्स के साथ में। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।